हाँ, तो ये गेम पिन मांगेगा, ठीक है। गेम पिन मैंने बताया अभी आप लोगों को 3044910। तो यहाँ पे गेम पिन एंटर करना 3044910, एंटर पे क्लिक करना। फिर वो आपसे आपका निकनेम पूछेगा, जहां पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ मैथ टीचर, और बस उस पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप गेम में एंटर हो जाते हो। एंड व्हेन आई स्टार्ट द क्विज, जब मैं क्विज को शुरू करूंगा तो यहाँ पे आपको वो कलर में ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे। ठीक है अर्णव, स्मृति, और किसी को दिक्कत है क्या? एनीवन एल्स? और किसी को कोई दिक्कत? Guys, I'll give you 2 minutes more, then I'll start with the session. Mishti, game pin is 3044910. 3044910. मिष्टी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी तक किन किन लोगों ने ज्वाइन किया उनका नाम मैं बता रहा हूँ। मिष्टी, अखिलेश, मृत्युंजय, दिव्यांशु, मुस्कान, अमन, शानवी, अमृत, साहिल, यश, अपूर्व, नैन्सी, अंशु, विवेक, शिखर, अंकित, तनिष्क, शुभम। Guys, I'm going to start the session now. साहिल, आपका नाम तो अभी शो नहीं कर रहा है। वैसे मैं गेम जब शुरू करूंगा उस बीच में भी एंटर कर सकते हो। एक बार साहिल एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो। ओके, तो गाइज ये 18-19 लोग ही हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। स्टार्ट पे क्लिक करो, गेम के बीच में आप एंटर कर सकते हो। A pair of linear equations in two variables which has a common point, that is which has only one solution, उसको हम क्या बोलते हैं?
सो वेरी गुड, 17 लोगों ने सही आंसर दिया। द आंसर इज कंसिस्टेंट पेयर। ऑप्शंस देख के आंसर करना होता है। सिर्फ एक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। अपूर्वा टॉप पे, शिखर सेकंड, अमृत थर्ड, नैन्सी फोर्थ एंड दिव्यांशु फिफ्थ इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus ky is equal to 10 has infinite number of solutions. Infinite number of solutions वाला कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती की है, तो चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहाँ पे आपसे गलती हुई है। देखिए हमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था। इसका मतलब है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए था। ठीक है, अब हमको क्योंकि k का वैल्यू निकालना है ना, तो मान लो आपने इसको उठा लिया, तो यहाँ से आपको क्या दिखा 1 by 2 इज इक्वल टू 3 by k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k का वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो गया। अगर कोई स्टूडेंट मान लो इसको उठाता तो भी आपको सेम आंसर मिलता, क्योंकि वो 5/10 जो है वो 1/2 ही लिखा हुआ है। जो 5/10 है वो 1/2 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का वैल्यू 6 ही आएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। रिया ने 6 प्लेसेस क्लाइम की इस आंसर के बाद। थर्ड क्वेश्चन ये डबल पॉइंट वाला है, 2000 पॉइंट होंगे। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। यहाँ आपको ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। 1 मिनट का टाइम। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप बीच में भी एंटर कर सकते हो। तो 10 लोगों ने सही आंसर किया है। अगेन द लॉजिक इज गोइंग टू बी द सेम गाइस। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। तो कंडीशन के हिसाब से 2/2a इज इक्वल टू 3/a plus b is equal to 7/28। यही है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जल्दी से इधर क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो पहले इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो 2/2a मतलब तो 1/a हो गया और 7/28 मतलब 1/4 हो गया। तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया 4। फिर हम जाएंगे b के लिए। तो b के लिए मान लो मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को लेट्स से इसी के साथ इक्वेट कर दिया। तो 1/a इज इक्वल टू 3/a plus b। अब क्योंकि मैंने a का वैल्यू 4 निकाल लिया है तो इट विल बी 1/4 इज इक्वल टू 3/4 plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर इसके बाद, तो 4 plus b इज इक्वल टू 12 आएगा और यहाँ से फिर b का वैल्यू 12 minus 4 8 आएगा। तो 12 b का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 4 है। ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शंस के हिसाब से b इज इक्वल टू 2a नहीं होना चाहिए, बिकॉज b का जो वैल्यू है वो a का ठीक डबल है।
ए का ठीक डबल है, ठीक है। नेक्स्ट, तो शिखर आ गया है टॉप पे, शिखर, अमृत, शानवी, मृत्युंजय एंड अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, 11 लोगों ने सही किया है। बताया हुआ गाइस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब x के पैरेलल है। नेक्स्ट, system of simultaneous linear equations is said to be inconsistent. Inconsistent तो no solution था, no solution inconsistent, at least one solution consistent. विवेक ने इस क्वेश्चन में आंसर करके 5 प्लेसेस क्लाइम किए हैं, ये भी लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट, the equation a into x to the power n plus y to the power n plus c is equal to 0 represents a straight line if पहला ऑप्शन n greater than equal to 1, अगला n less than equal to 1, c n is equal to 1, d can't be determined. बहुत लोगों ने सही किया है। देखो गाइस, यहाँ पे बस ऑप्शन रखना था। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax plus by plus c is equal to 0. दिस वाज द ट्रिक क्वेश्चन। और आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a into x to the power n plus b into y to the power n plus c is equal to 0. तो क्लियरली n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 1 होगा तभी ना स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा, इसीलिए ऑप्शन सी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, perimeter of a rectangular garden whose length is 5 meters more than its width is 78. Find the length of the garden.
ओके, सो ये मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पेरीमीटर इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है, तो इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी इज गिवन एज 78। तो l प्लस बी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 39। फिर क्या ये इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो l इज इक्वल टू b प्लस 5। तो इसको अगर यहाँ पे रख देते हैं तो b प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू 39 हुआ। अब 5 को उधर भेजोगे तो 34 हो जाएगा। 2b का वैल्यू 34 है तो b का वैल्यू 34/2 17 हो जाएगा। अब ब्रेथ का वैल्यू अगर 17 आया है तो लेंथ का वैल्यू 17 प्लस 5 22 ही होगा। क्लास 8 के वाले ये क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली में, और आधे लोगों ने यहाँ पे आंसर ही नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ABCD is a rectangle then find the length value of y। डायग्राम को देखो, पांच लोगों ने सही किया, 4 ने गलत किया। देखो तो इधर गलती क्यों किए हो, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 होगा। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 8 होगा। अगर आप इनको सीधा ऐड ही कर देते हो तो 2x यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, 20 यहाँ पे 2x का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू 10 निकल कर आ गया। x का वैल्यू 10 निकल कर आ गया, लेट से पहला इक्वेशन में पुट करते हो तो y का वैल्यू 12 माइनस 10 2 निकल कर आएगा, और यहाँ पे 2 आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन नाउ ऑफ दिस पेज। अच्छा, 2 क्वेश्चन है और ये डबल पॉइंट का है, तो सही करोगे तो अच्छा ऊपर निकल सकते हो। Find the relation between ABCD for which the equations ax plus by is equal to c and cx plus dy is equal to a has a unique solution। ओके, बहुत लोगों ने गलती की है। चलो अभी देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, इसको ध्यान से देखो। टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, एक्स कोफिशिएंट याद है आपको, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, राइट। तो यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, a/c होगा, एंड b1/b2 क्या होगा, b/d होगा। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ d मल्टीप्लाई होगा और b के साथ c मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए AD नॉट इक्वल टू BC था। दिस वाज द आंसर। तो डबल पॉइंट का था, बट क्वेश्चन वाज ओनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन क्या है। नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी अगर दिया है तो ए के ऑपोजिट में सी है एंड बी के ऑपोजिट में डी है। Okay, so most of you have done it wrong here. ओके अब देखो यहाँ क्या था, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो 2x plus 4 is equal to 2y plus 10। तो यहाँ से अगर हम देखें, मान लो 2x को इधर रखते हैं या पूरे इक्वेशन को 2x को मान लो यहाँ रखें, 4 को राइट साइड भेज दिए, तो 4 को राइट साइड भेजे हो तो क्या हो गया, वो 2y plus 6 हो गया। सेकेंड पार्ट में एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है, तो एंगल B हो गया मेरा y plus 3 और एंगल D हो गया 4x minus 5। अब आप चाहो सब्स्टिट्यूशन लगाना है या सीधा यूज भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से y का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4x minus 8 दिख रहा है, इसको यहाँ पे यूज कर लो, तो y का वैल्यू दिख रहा है 4x minus 8, तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 times of 4x minus 8, तो that will give you 8x minus 16 plus 6। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसी तरीके से आप y कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो फाइनली देखते हैं पोडियम पे थर्ड पोजीशन पे शिखर है जिसने 10 में से 7 सही किए हैं, सेकंड पे शानवी जिसने 10 में से 8 सही किए हैं, एंड फर्स्ट पोजीशन पे अपूर्वा जिसने 10 में से 8 सही किए हैं, फोर्थ पे मृत्युंजय है, फिफ्थ पे मिष्टी है। कांग्रेचुलेशन एवरीवन। और एक ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के ऊपर 5 क्वेश्चंस। कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होते हैं। डिपेंडेंट किसको बोला जाता है, इनफाइनेटली मेनी। नो सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज।
ओके, सो जल्दी से एंटर कीजिए। गेम पिन इज 4052179। It's a 5 questions. It will go on for maximum 10 minutes. So join quickly. Hurry up everyone. We have टोटल 25 स्टूडेंट होने चाहिए। 19 आए हैं, अभी भी 6 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जिन 19 ने ज्वाइन किया उनके नाम है शुभम, अपूर्वा, यश, शिखर, अखिलेश, अंकित, अर्णव, अदिति, शानवी, अमृत, नैन्सी, मुस्कान, मिष्टी, मृत्युंजय, अमन, अंशु, विवेक, दिव्यांशु। अभिनव, आप एक बार एग्जिट करके दोबारा वेबसाइट खोलने की कोशिश करो। दोबारा वेबसाइट खोलने की कोशिश करो, खुलेगा। हरी अप यश। चार स्टूडेंट्स है जिसमें से एक मुझे दिख रहा है कि अभिनव ज्वाइन नहीं कर पाया है, यश ज्वाइन नहीं कर पाया है। यश ज्वाइन कर चुका। रिया, आपने भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक? रिया ने ज्वाइन नहीं किया। स्मृति, आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? और यहाँ पे 2 शुभम है, एक शुभम ने ज्वाइन किया है। अच्छा, दोनों शुभम आ चुके हैं। हाँ रिया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट के बीच में भी एंटर कर सकते हो, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्विज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी वाला। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 and 4x plus 2y is equal to 2 has infinitely many solutions. True or false? Infinitely many solutions का कंडीशन क्या होता था? a1 by a2 equals b1 by b2 is equal to c1 by c2.
हरी अब कौन बच गया है? चलो 18 लोगों ने सही आंसर दिया, 3 ने गलत। वेरी गुड। तो वो अपूर्वा ने स्कोर किया 1000 में से 982 पॉइंट्स, विवेक ने 980, मृत्युंजय 966, शुभम 964 एंड मुस्कान ने 962 पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन अगेन ट्रू फॉल्स है। x plus y is equal to 1 and 2x minus y is equal to 3, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? गाइस 2-3 लोग हैं जो पूरा डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये दोनों इक्वेशंस के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे? ट्रू और फॉल्स? लोगों ने आंसर कर दिया, सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। Next, the graph of two inconsistent linear equations in two variables meet at infinitely many points. True or false? इनफाइनाइट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? Great. Last question and we have a top 5. टॉप 5 में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन आपने लास्ट वाले में उसको वेरीफाई नहीं किया है। चलो अब इसमें बहुत लोगों ने गलती की है। 2 आंसर आया ना, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन योर बोर्ड एग्जाम्स।
तो मल्टीपल सॉल्यूशंस का कंडीशन है, इट मींस 2/k इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, ये होगा। अब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कंसिडर 2 सिनेरियोज। एक मान लो ये वाला उठा लो, तो यहां से हमको क्या दिखेगा, 2/k इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का वैल्यू 6 आएगा। सेकेंड सिनेरियो में लेट्स से हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको पिक करते हैं, तो 1/3 इज इक्वल टू 3/k हुआ। अब जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का वैल्यू आया 9, k का वैल्यू आया 9। ठीक है, अब एक जगह पे k का वैल्यू 6 दिख रहा है, एक जगह से k का वैल्यू 9 दिख रहा है। इसका मतलब है ये कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बना ही नहीं पाएगा, ये कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बना ही नहीं पाएगा। बिकॉज लॉजिक इज गाइज, अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो, लास्ट वाले में k के जगह पे 6 रखते हो तो 1/2 होगा रेशियो, लेकिन बाकी रेशियो 1/3 है। समझ में आ रहा है? और अगर हम पहला वाला और आखिरी वाले को उठाते हैं, पहला वाला इज 2/k, आखिरी वाला इज 3/k, k और k कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। यस साहिल, नोटा, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना कॉमन लेना पड़ता है, दोनों का कॉमन। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव मार्क किए थे। मान लो एक जगह से k का वैल्यू 1 और 6 आ रहा है, और दूसरी जगह से k का वैल्यू 6 और 9 आ रहा है, तो उस केस में हम दोनों में से कॉमन लेते और कॉमन निकलता k का वैल्यू 6, वो मेरा आंसर होता। ठीक है रिया, सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा वैल्यू चेंज था, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, तो इसको अब यहाँ पे करते हैं एंड, एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर डाउट्स। क्वेश्चन क्या था बताओ, कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी को उसमें? एक्सरसाइज 3.3, अच्छा रैंक नहीं दिखाया, रुको रुको रुको, रैंक दिखाता हूँ। ये तो दिखाया नहीं था, देख लो देख लो। तो फाइनली थर्ड पोजीशन पे है शुभम, 5 में से 4 सही किया है। सेकंड पोजीशन पे पूर्व, 5 में से 4 सही हुआ है, और लास्ट वाले में सारे सही। फोर्थ में नैन्सी, फिफ्थ में विवेक। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के डाउट्स लेता हूं, फिर मैं आपके मॉड्यूल पे चलूंगा। ठीक है, सो पहले एनसीईआरटी जल्दी से बताओ। एक्सरसाइज 3.3 है, कोई प्रॉब्लम किसी को? होमवर्क वगैरह कितने लोगों ने सबमिट किया आप में से? एक बार हैंड रेस करना, तो कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है? वाइसोलेस, आदित्य, अदिति, तनिष्क, अंशु, विवेक, शिखर, अखिलेश एंड नैन्सी, सिर्फ इतने लोगों ने?
स्मृति फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था तो आपने कोऑर्डिनेटर से बात की? फिर दिव्यांशु कह रहा है सर इट इज माय फर्स्ट क्लास। आई डाउट दिव्यांशु, आई थिंक आप थे मेरे पिछले वाले क्लास में। अच्छा, शुभम कह रहा है कि सर कर लिए लेकिन सेंड करना भूल गए। क्लास के बाद लेकिन जरूर सेंड कर देना। अखिलेश क्लास के बाद जरूर सेंड कर देना। आदित्य मैं रिनेम कर देता हूँ, आई मीन अमृत। आप लोगों को लिंक पे सबमिट करना चाहिए गाइस। आप में से बहुत लोग कह रहे हो कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है लेकिन उसे सबमिट नहीं किया। अब यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप होमवर्क सबमिट नहीं करोगे तब तक में हमारे रिकॉर्ड्स में आपका नाम अपडेट नहीं होता। और अगर आप लेट सबमिशन भी करते हो तो वो लेट सबमिशन के फॉर्म में ही जाएगा ना। ठीक है, होमवर्क कर चुके हो सबमिट नहीं किया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट ये आप ही की फिर कमी है कहीं ना कहीं। और बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, प्लीज अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। अगर अभी होमवर्क नहीं करोगे तो 2 महीने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे। सो एज ऑफ नाउ जितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है एज अ सिंपल सेंस ऑफ पनिशमेंट, ये जो डाउट क्लास होगा वो उनके अकॉर्डिंग चलेगा। अपने डाउट्स बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो शिखर ने बोला है 1 का 4। ठीक है, 1 के 4 में 0.2x। शिखर, ऐसे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? देखो, इस क्वेश्चन में हर एक टर्म में डेसिमल के कारण आपको मुश्किल हो रही है, तो आप क्यों ना पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट द इक्वेशन बिकम्स 2x plus 3y is equal to 13 and 4x plus 5y is equal to 23। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो शिखर। कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। लेकिन सर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड देगा तो? सेम, आप कोई भी मेथड देगा, आप पहले इक्वेशन को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। हम अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो डेसिमल्स के साथ हमको डील ना करना पड़े। डेसिमल्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और किसी का मॉड्यूल कह रहा हूं एनसीईआरटी से और कोई डाउट? जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है, अमृत, अदिति, तनिष्क, अंशु, विवेक, शिखर ने तो पूछ लिया, अखिलेश, नैन्सी, अंकित एंड मिष्टी। कोई डाउट? अमृत ने पूछा 3 का 2। ओके, देखिए अमृत, एक बार अनम्यूट करना अमृत खुद को। क्या सर? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बताओ सबसे पहले। 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो अगर हम उन दोनों एंगल्स को x और y मान लेंगे तो मेरा पहला इक्वेशन उस हिसाब से क्या हो जाएगा? हाँ 180 हो जाएगा। x प्लस वाई 180। दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो मान लीजिए कि x आपका बड़ा है, इसमें हम ऐसा मानेंगे, जब हम इसको लिखेंगे ना लेट वाले पार्ट में, तो हम लिखेंगे लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। x एंड y करोगे और फिर आप लिखोगे ब्रैकेट में x ग्रेटर देन y। तो इस एजम्पशन के साथ शुरू करेंगे, सो दैट x प्लस वाई की वैल्यू तो 180 हो गई और साथ ही साथ x माइनस वाई की वैल्यू मेरी 18 डिग्रीज हो गई। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर, अब हो जाएगा। हाँ,
ठीक है, और किसी का कोई डाउट? 3.3 1 का 3, अंकित अनम्यूट करना खुद को। अंकित अनम्यूट कीजिए एक बार। व्हाट हैपेंड अंकित? आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए ऐसे केस में क्या है, ये वाला क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, 3/9 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 3/9। देख रहे हो, x कोफिशिएंट्स का रेशियो 3/9 आया, y कोफिशिएंट्स का रेशियो -1/3 है एंड z का 3/9 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 ही आ रहा है। तो जब ऐसा केस होता है तो आपको क्या पता चलेगा अंकित, दैट दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको हम ऐसे कोई नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। अंकित, आई एम अनेबल टू हियर यू। आपने अपना माइक ऑन किया बट आवाज नहीं आ रही आपकी। सर शिखर है सर, शिखर ऑन किया है। अच्छा ओके, तो चलो अब आपके डाउट्स लेता हूं मैं फिर मॉड्यूल से। और किसी का कोई डाउट है यहाँ से, वरना फिर हम मॉड्यूल से शुरू करते हैं। Okay, so now I am having 10M03.3। ठीक है, तनिष्क ने पूछा है होमवर्क का 4.8। पहले ऑर्डर में चलता हो तनिष्क, आईसी से शुरू करते हैं इन क्लास एक्सरसाइज। ठीक है, मिस्टी आई थिंक हमने 10M03.2 लास्ट क्लास में किया था, स्टिल मैं एक बार देख लेता हूं। आईसी क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टी आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। अनम्यूट करके बताइए जल्दी से, इसकी बात हो रही है क्या? चेक करो मिस्टी। No response. Wrong question. Okay. स्टेटमेंट शिकर ये लिखोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसलिए नहीं होगा। अदिति 10M03.3 इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 and 8। ठीक है, okay, so next doubt, Aditi, you're talking about these two questions, एक बार verify करना। I have the old file, so I just need to verify whether you have this is the same question or not. अदिति, क्या यही क्वेश्चन है पहला वाला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ओके डन गाइस। चलो देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 एंड आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी में भी है शायद। पीछे जब जाएंगे ना हम तो हमको एनसीईआरटी में भी मिलेगा शायद। ठीक है,
तो the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. तो अदिति एक चीज तो अपन को यहाँ पे क्लियर हो गया कि the question is talking about a rectangle. So if the question is talking about a rectangle, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था इधर? उसका दो वेरिएबल्स को अज्यूम करेंगे, राइट? It is 10M03.3 क्वेश्चन नंबर 7. तो हम यहाँ पे let the length be x, लेंथ को x मानेंगे एंड ब्रेथ को y मानेंगे. ठीक है, लेंथ को माना x और ब्रेथ को माना y. तो एरिया कितना हो गया? एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? L इंटू बी, तो x इंटू वाई हो गया. तो यहां से आपको करना था शुरुआत. नेक्स्ट, अब लाइन क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो कह रहा है कि भाई साहब एरिया 9 यूनिट से कम हो गया. लेकिन ऐसा कब हुआ? when its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. ये कह रहा है कि जब आपने लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाया और ब्रेथ को 3 यूनिट घटाया. लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाया है, सॉरी, लेंथ को 5 यूनिट घटाया है और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाया है. तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे? लगाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एरिया क्या हो गया? कम हो गया है, राइट? कितना से कम हुआ था एरिया? तो एरिया कम हुआ था 9 यूनिट से. तो आपका ओरिजिनल एरिया था xy, तो अब वो xy में से 9 घट गया. लेकिन ऐसा कब हुआ? दिस इज माय न्यू एरिया. ठीक है, नया एरिया है तो नया लेंथ और नया ब्रेथ आएगा. क्वेश्चन के हिसाब से नया लेंथ क्या था? लेंथ 5 से घटा है और ब्रेथ 3 से बढ़ा है. तो नया लेंथ आपका x - 5, नया ब्रेथ आपका y + 3. तो x - 5 इंटू y + 3, ये आपका नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ होगा. वो आपको नया एरिया देगा और क्वेश्चन के हिसाब से नया एरिया है आपका xy - 9. बोलिए अदिति, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? अनम्यूट करके बताओ, कोई दिक्कत? नो सर. ओके, तो अब जब आप इस यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे ना LHS में, RHS में, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो xy + 3x - 5y - 15 होगा. इसमें xy कैंसिल हो गया और अगर आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज देते हो तो +15 - 9 हो गया 6. तो 6 = 3x - 5y. ये बन गया आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को भी देखेंगे. सेकेंड इक्वेशन कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स. अगर लेंथ को 3 से बढ़ाया और ब्रेथ को 2 से बढ़ाया तो उस केस में एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ गया. ठीक है, सो नाउ माय इक्वेशन विल बी, एंड अब आपका जो नया एरिया है वो 67 यूनिट से बढ़ गया. बट ये कब हुआ? जब हमने लेंथ को भी बढ़ाया 3 यूनिट से और हमने ब्रेथ को भी बढ़ाया 2 यूनिट से. ठीक है, एंड से अगेन द सेम लॉजिक. आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे RHS में तो यू विल गेट xy + 2x + 3y + 6. यहां से xy कट जाएगा और यहां से हमारे पास हाँ हो जाएगा. ठीक है, तो यही पार्ट मेन होता है. ठीक है ना एवरीवन, बस ये रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 11:7. रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 400 रुपीज. अच्छा अदिति, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन है. एक इनकम दिख रहा है, एक एक्सपेंडिचर दिख रहा है और एक सेविंग्स दिख रहा है. टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स? इनकम मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, सेविंग्स मतलब जो आपने बचाया है. तो क्या रिलेशन है? इनकम क्या रिलेशन है बताओ? पूर्व ने चैट में सही लिखा है, रिया ने सही लिखा है, अंकित सही लिखे हो, नैन्सी सही लिखे हो.
अदिति, व्हाट इज द रिलेशन? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सोचो ना। नॉर्मल सी चीज है, आप मान लो कि आपको पैसे मिले, ठीक है, आपको घर से मान लो 100 रुपए का इनकम हुआ, घर से 100 रुपए मिले, आपने उसमें से सेंटर पे आने जाने का खर्चा किया 30 रुपीज का, तो 30 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग्स कितना होगा? 100 माइनस 30 70 होगा कि नहीं? तो हाउ आर दे रिलेटेड? आई कैन से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, जितना भी पैसा आया, मान लो कि आपके पापा पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास जितने भी पैसे आए हैं, जितना भी उनका इनकम हुआ, उसमें से उन्होंने घर का रेंट दिया, आपकी फीस दी, अपना खर्चा निकाला, घर का सब कुछ खर्चा वर्चा निकाल कर जो भी पैसा बचेगा वो क्या होगा? सेविंग्स होगा ना। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दो लोगों का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 11:7। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि उनके एक्चुअल इनकम्स को मान लिया जाए 11x एंड 7x, क्योंकि जब 11:7 का रेशियो होता है और हम उसमें से एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, तो हम कभी भी 11 रुपीज और 7 रुपीज नहीं बोलते हैं, राइट? हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा x के टर्म्स में लेते हैं। सो इट विल बी 11x एंड 7x। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर। सेकेंड पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर के लिए उसने नया रेशियो दिया है, ठीक है, तो आप इधर 9x और 5x मत लिखना, क्योंकि अब यहाँ पे हम नया रेशियो है ना, तो हम एक नया वेरिएबल लगाएंगे, वो होगा 9y एंड 5y। ठीक है, 9y एंड 5y। और अब ये जो रिलेशन मैंने बताया, इस रिलेशन का यूज किया जाएगा। ऐसे सोच लो ना कि ये सलमान खान था, सलमान खान का इनकम था 11x और एक्सपेंडिचर था 9y, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसका सेविंग है 400 रुपए पर महीने का। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 400 रुपीज इज इक्वल टू 11x माइनस 9y। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन मतलब दूसरे आदमी का। मान लो कि ये आपके सौरभ सर है, इनका इनकम है 7x का और उनका एक्सपेंडिचर है 5y, तो 7x माइनस 5y ये कितना हो जाएगा? इनका भी जो सेविंग्स है वो सलमान खान के सेविंग्स जितना ही है, 400 रुपीज। ओके, तो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा, ग्रेट। इसी के साथ ये भी प्रूव होता है हमारे सौरभ सर की जो इनकम है वो सलमान खान जितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 7। 5, the sum of the digits of a two-digit number is 5. The number obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number and the number. ओके शिखर सुनो, अनम्यूट करो खुद को जल्दी। लैंग्वेज कंफ्यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबसे Yes, पहले sir. ये बताओ, टू डिजिट नंबर को हम क्या एज्यूम करते हैं? 10x plus y. 10x plus y, राइट? जिसमें से Yes, हम sir. ये बोलते हैं कि हमारा y यूनिट प्लेस का है और x हमारा टेंस प्लेस का डिजिट है, राइट? Yes, sir. दूसरा, द नंबर ऑब्टेन्ड, यहीं पे फंसे हो गए आप शायद, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस बाय यूनिटी। तो जो ये बाय यूनिटी है ना, इसका मतलब होता है बाय 1। यूनिटी मतलब 1 होता है, ठीक है? Oh, तो अब आप जो नंबर ऑब्टेन करोगे वो कैसा होगा? 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई होने वाला है। sir, increase करने में सर प्लस करते हैं, सर इंटू कर देते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं ही आपको बोलूंगा कि आपके पास 5 रुपए है एंड अगर मैं उसको यूनिटी से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसका मतलब होगा 5 + 1, ठीक है? 5 इंटू 1 ठीक नहीं होता है। ठीक है।
और खुद सोचो कि अगर वो into 1 हो गया तो बढ़ा कैसे? Yes, sir. ठीक है, so this is equal to 1/8 of the number. ठीक है, एक और चीज है, डन, ये हो गया, ये पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन व्हिच इज 50% acid and a second which is 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 liters of a 40% acid solution? अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या रहेगा, रिया को भी इसमें डाउट है, देखो सर हाँ बोलिए। सर कैसे इसमें सर वेरिएबल मानेंगे सर, और इक्वल में क्या रखेंगे वही समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, आप अल्टीमेटली आपके पास ऐसे सोचो ना कि दो बॉटल है, एक बॉटल है पहला सॉल्यूशन वाला और दूसरा बॉटल है सेकेंड सॉल्यूशन वाला, ठीक है, 25% एसिड वाला। आप इन दोनों को कितना मिला रहे हो, टोटल कितना होना चाहिए आपका जो नया सॉल्यूशन बना रहे हो, कितना होना चाहिए वो 10 लीटर। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 लीटर अगर बना है तो फर्स्ट सॉल्यूशन अगर x लीटर उठाया गया है तो सेकेंड सॉल्यूशन कितना उठाया गया होगा, 10 - x, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन दोनों को ही तो मिला रहे हो। आप सोचो कि पहला बॉटल है वो 50% एसिड वाला सॉल्यूशन है, आपके हाथ में दूसरा बॉटल है उसमें 25% एसिड वाला सॉल्यूशन है, आपने टोटल 10 लीटर डाला है, तो अल्टीमेटली 10 लीटर कहां से आएगा, आपके हाथ में जो दो बॉटल्स पड़े हैं उसी में से ना आएगा। यस। तो अगर हम ये माने कि उसमें से कोई एक बॉटल से आपने x लीटर निकाला है तो दूसरे से ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, कितना हो 10 जाएगा माइनस बोलो, एक्स। 10 - x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, छोटा सा केमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट है, अगर 10 लीटर सॉल्यूशन में 40% एसिड है तो एक्चुअल एसिड का अमाउंट कितना हो जाएगा, बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने ये माना कि लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट solution taken be x liters, so therefore the amount taken from second solution is equal to 10 - x। ठीक है, नाउ ओके, बहुत लोगों ने चैट में सही आंसर दिया है, रिया 100 लिख रही है, नो रिया, अपूर्वा ने सही लिखा है, शानवी सही लिखे हो, अमृत गलत। देखो यार, इफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज ऑफ 10 लीटर्स, अगर वो 10 लीटर का है, यार सिंपल सी बात है, सोचो जैसे कि आप लोग क्या बोलूं, चीनी और पानी मिलाते हैं, ठीक है, चलो वो तो लिक्विड नहीं हुआ अभी, लेट्स से पानी और कोक, ठीक है, आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आप क्या कर रहे हो, आप एक आपके हाथ में बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक बॉटल है जिसमें कोक भरा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, आप 10 लीटर का वो करना चाहते हो, सॉल्यूशन बनाना चाहते हो दोनों को मिलाकर, और आपने इस तरीके से बनाया है कि उसमें 50% वाटर है, 50% वाटर मतलब क्या, बाकी 50% कोक होगा, अब 50% का मतलब तो आधा होता है ना, तो इसका मतलब है कि 10 लीटर में आपने 5 लीटर कोक यूज किया है और 5 लीटर का पानी यूज किया है। अगर उसी लॉजिक को यहां लगाओ तो इफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज ऑफ 10 लीटर्स विथ 40% एसिड,
जिसमें 40% एसिड है। सो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा पहला सॉल्यूशन था वो 50% एसिड वाला है। अब सोचो कि 50% एसिड है, अगर मैंने उस सॉल्यूशन में से 5 ही लीटर निकाला तो उस 5 लीटर में से 2.5 लीटर क्या होगा, एसिड ही रहेगा ना। उस 5 लीटर में से 2.5 लीटर एसिड रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ये लिख सकता हूं 50% ऑफ x, 50% ऑफ x क्या है, ये पहला सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा है, प्लस 25% ऑफ 10 माइनस एक्स, 25% ऑफ 10 माइनस एक्स, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा है। ये टोटल कितना होगा, तो ये टोटल होगा 40% ऑफ 10, ठीक है, ये टोटल होगा 40% ऑफ 10। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल एसिड निकल कर आ रहा है वो पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन से मिलाकर आएगा ना। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको रिया, शिखर? सर ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे लिखते हैं ये हम एसिड का इक्वेशन लिख रहे हैं, एसिड का इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन एक बार लेट से वापस क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। ये देख शिखर, हमारे पास पहला सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है। आप सिंपल सा हिसाब लगाओ, अगर वो वैसा सॉल्यूशन आपने उठाया है 20 लीटर का, तो क्या मेरे को ये बता सकते हो कि वो 20 लीटर का सॉल्यूशन में एसिड कितना होगा? ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, आप गए हो मार्केट से एक सॉल्यूशन उठाने जिसमें 50% एसिड है। मैं कह रहा हूं कि आपने उसका 20 लीटर आप लेकर आए हो, तो क्या उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसिड बता सकते हो कितना होगा? बाकी लोग तो चैट में सही आंसर कर रहे हैं। देखो जो भी परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज कंसंट्रेशन है, वो टोटल पे भी तो वैसे ही उतना ही लगेगा ना। तो आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं कि वो 20 लीटर का सॉल्यूशन में एसिड कितना होगा, तो आपको पूछना है कि सर कंसंट्रेशन कितना है। तो कंसंट्रेशन अगर 50% का है, तो इसका मतलब 20 लीटर का 50% कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। तो उस 20 लीटर में से 10 लीटर आपका क्या रहने वाला है, एसिड ही रहने वाला है। ठीक है शिखर, ये आ रही है बात समझ में? तो अब सोचो कि अगर हमने ये 20 के जगह पे, अगर ये 20 के जगह पे x लीटर था, 20 लीटर के जगह पे मैं बोल रहा हूं कि आप x लीटर लेकर आए हो, तो उसमें एसिड कितना होगा? तो 50% ऑफ x बोलोगे ना? यस। तो मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं। सेकंड वाला कितना है, 25% एसिड का है, तो 25% है, ये देखिए सेकंड वाला है 25%, और सेकंड वाला आप कितना लेकर आए हो, आप 10 माइनस एक्स लेकर आए हो, तो उसमें से एसिड कितना होगा, 25% ऑफ 10 माइनस एक्स ही होगा। एंड ये और ये दोनों को ऐड करके जो मेरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एसिड कितना होगा? तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्वेश्चन कह रहा है कि 40% कंसंट्रेशन है, तो 10 लीटर का जो 40% होगा वही उतना ही एसिड होगा उसमें। समझ में आ गया? ग्रेट। तो बस अब ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ वी विल एंड द सेशन हियर। अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, बट आई थिंक चैट में जितने लोगों ने क्वेश्चंस भेजा था वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल ही है, कल डील करेंगे। जिनका अपलोड नहीं हो रहा प्लीज कांटेक्ट कीजिए कोऑर्डिनेटर्स को, राकेश सर, शिवम सर, रोहित सर, इनको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।